नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। जैसा कि आपको पता है, इस सेशन में हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और देखते हैं आज जिसमें हम रिवेट के क्वेश्चंस कर रहे थे, कुछ रिवेट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। इस सेशन में हम लगभग 20 से 22 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यह सेशन लगभग 30 से 40 मिनट का, मैक्सिमम कितने मिनट का होता है? मैक्सिमम 30 मिनट के क्वेश्चंस हम 20 क्वेश्चन करते हैं, जिसके लगभग हम 20 से 25 मिनट के टाइम्स लेते हैं। देखते हैं, चलिए आज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, उस गहराई के लिए सबसे भारी सेक्शन क्या होता है, बताना है। हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं? आई सेक्शन की बात कर रहे हैं। निम्न में से सीधा जगह हम पूछे तो इसमें पूछ रहा है सबसे भारी इसमें सेक्शन कौन होता है समान माप के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? एल का मतलब क्या होता है? लाइट। इंडिया स्टैंडर्ड लाइट बीम हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा यहाँ सी हो जाएगा। यहाँ आई सेक्शन की बात किया हुआ है। आई सेक्शन में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो हमको इसके आगे कुछ लिखा रहता है, 400 लिखा रहता है, तो उसका मतलब क्या है? इसका ये डेप्थ रहता है। क्या रहता है? 400 इसका डेप्थ हो जाता है। तो अगर टी बीम है तो टी बीम का ये क्या होगा? इसका डेप्थ हो जाएगा 400। और इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? हम फ्लैंज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। तो हम आई सेक्शन में कितने वेव हैं? तो आई सेक्शन में एक वेव होता है, दो क्या होता है? फ्लैंज होते हैं। टी सेक्शन में एक फ्लैंज होता है, एक वेव होता है। वहीं अगर सी सेक्शन की बात करें, ये सी सेक्शन हो गया हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? सी सेक्शन में। सी सेक्शन में कितने फ्लैंज होते हैं? तो सी सेक्शन में दो फ्लैंज होंगे और एक क्या होगा? वेव होगा। और इसकी डेप्थ ये क्या कहलाएगी? इसका हम इससे नाम इसका देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्षमता से पूछ रहा है। हमारे यहाँ पे एफिशिएंसी पूछ रही है। किसका? रिवेट जॉइंट्स का एफिशिएंसी की बात की जा रही है यहाँ पे कि पी क्या है? पीच है। डी क्या है? यहाँ पे रिवेट का जो सकल व्यास होता है, ग्रॉस डायामीटर होता है, होल या फिर डायामीटर ऑफ जो होल होता है प्लेट में किया गया था, उसका ये डायामीटर यहाँ पे है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। तो रिवेट के जोड़ की क्षमता एन बताना है। यहाँ पे इफिशियंसी क्या दी हुई है? ईटा इसको बोलते हैं, या एन बोलिए, जो भी ईटा भी बोल सकते हैं, नॉट भी बोलते हैं। तो यहाँ हमको क्षमता पूछ रहे थे। यहाँ पे क्या होता है? वास्तविक जो क्षमता है, वास्तविक क्षमता प्लेट की जो क्षमता है, वास्तविक जो उस पर बल आ रहा है वो, और बाई में क्या होता है? ठोस प्लेट का क्षमता या ठोस प्लेट का सहन जो बियर कर सकता है वो। यहाँ क्या ठोस प्लेट का सामर्थ्य होता है। क्या होता है? ठोस प्लेट का सामर्थ्य, सॉलिड प्लेट का सामर्थ्य यहाँ पे हो जाता है। तो अगर क्या होता है यहाँ पे, अगर हमारा जो भी हमारा एक्चुअल वेट आ रहा हो, और बाई में क्या होता है? ठोस प्लेट के लिए डी इंटू टी इंटू एफ टी होता है। यहाँ डी क्या होता है? यहाँ पे डी क्या होता है? यहाँ पे डी हमारा जो थिकनेस होती है, क्या होता है यहाँ पे? जो यहाँ पे टी क्या है? प्लेट की थिकनेस है। यहाँ पे टी क्या है? प्लेट की थिकनेस होती है। और यहाँ पे डी नहीं होता, पी होता है। पी क्या है? पीच होता है हमारा, जो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पे क्या होगा? हमारा पीच होगा। साइड हम व्यू देख रहे हैं, तो ये हमारा थिकनेस क्या हो जाएगी? ये टी हमारा थिकनेस हो गया। यहाँ पर थिकनेस प्लेट का हो गया। यहाँ पर जो डायामीटर यहाँ पर है रिवेट का, तो उसका डायामीटर ये हो गया। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो अगर रिवेट लगे हुए हैं, अगर एक रिवेट यहाँ लगा हुआ है, तो इसकी बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? पिच बोलेंगे। तो वही यहाँ पर पिच हमारा है। तो क्या हो जाता है? पी हमारा हो पी इंटू टी इंटू एफ टी। क्या होता है? एफ टी टेंशन स्ट्रेस होता है। यहाँ पे वास्तविक क्षमता हो जाती है एन इक्वल टू वास्तविक क्षमता। यहाँ पे वास्तविक क्षमता होगा, रियल क्या होगा? जो हमारे इस पर फोर्स आ रहा है। तब ये अगर रियल फोर्स जो इस पर आ रहा है, ऊपर से जो बल आ रहा है, अगर हम फाइंड किए हैं, उसमें क्या होता है? अगर टेंशन फेल्योर होता है, यहाँ पे क्या है? प्लेट टेंशन फेल्योर होता है। अगर प्लेट टेंशन फेल्योर में होता रहा, तो वास्तविक क्षमता कितनी हो जाएगी? वास्तविक क्षमता हो जाएगी टेंशन अगर फेल्योर हो रहा है तब। तो टेंशन फेल्योर की कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पे टेंशन फेल्योर की कंडीशन में होता है P माइनस डी इंटू टी एफ टी। क्या हो गया यहाँ पे? P माइनस डी, यहाँ पे P पीच हो गया, D यहाँ पर डायामीटर यहाँ पे किसका हो गया? डायामीटर यहाँ पर रिवेट होल का हो गया है, डी एच है एक्चुअल में। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? P इंटू टी इंटू एफ डी।
टेंशन स्ट्रेस किसका है, प्लेट का। यहाँ टेंशन स्ट्रेस किसका है, प्लेट का है, यहाँ पर ठोस प्लेट का। तो यहाँ से क्या होगा, टी यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे एफ टी कट जाएगा, तो हमारा बच क्या जाएगा, इतना बच जाएगा। कितना क्या बच जाएगा यहाँ पे हमारा बच जाएगा पी बच जाएगा, और यहाँ पे पी माइनस डी बाई में पी बच गया। यहाँ पी क्या है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी माइनस डी बाई में पी हमारा बच गया। यहाँ पे इतना हमारा बच जाता है। ये हमारे किसके बराबर हो जाता है, यही हमारा यहाँ पे इफिशियंसी हो जाएगा, या फिर रिवेट जोड़ की क्षमता हो जाएगी। कब क्षमता होगी, जब प्लेट जब ज्वाइंट टेंशन फेलियर हो रहा है। कब होगा, जब ज्वाइंट टेंशन फेलियर होगा, तो उस समय यह क्या हो जाता है, उस समय के लिए फार्मूला होता है कि पी माइनस डी बाई पी क्या होगा, वहाँ पे उसकी दक्षता होगी। रिवेट जॉइंट्स की जो हमारा है उसकी क्या होगी, दक्षता होगी, एफिशिएंसी होगी। कब, जब प्लेट जोड़ जब टेंशन फेलियर में हो रहा है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन हमारा सही आंसर, बी हमारा सही आंसर होगा, पी माइनस डी बाई पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। हल्के स्टील या सादे बार के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रासंगिक मानक यहाँ, तो यहाँ इसके हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं, इसको हमको याद करना पड़ेगा। हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा होता है 432 1996, क्या हम IS कोड कौन सा है 432 है। यहाँ पे क्या होता है, ये एक नंबर होता है, और 1996 क्या होता है, वहाँ सन किस सन में बताया गया उससे चीज़ें होती हैं। तो 432 1996 के थ्रू हम क्या देखते हैं, सुदृढ़ीकरण के लिए प्रासंगिक है। स्टील के सादे बार के बारे में उसमें बताया गया, किसमें बारे में, स्टील के सादे बार जो हमारा अभी क्या हम प्रेजेंट में क्या यूज़ कर रहे हैं, टोर बार यूज कर रहे हैं। यहाँ नॉर्मल बार की बात की रही है, प्लेन बार की बात की रही है। प्लेन बार के बारे में के टाइप किस में बताया गया, प्लेन बार के बारे में किस में बताया गया रेनफोर्समेंट के लिए, तो 432 IS 432 1996 में बताया गया। किस में बताया गया, 432 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको कुछ IS कोड याद करने होते हैं, जिसमें हमको याद करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि थाली, यहाँ पे ऊपर हम इंग्लिश पढ़ते हैं। इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट होल है उसके सेंटर से, टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट। इसके हम नियरेस्ट एज, अगर यहाँ प्लेट है, अगर प्लेट में ऐसे कुछ हम रिवेटिंग की गई है, तो इससे नियरेस्ट ये वाला जो हम बोल रहे हैं, इस एज का क्या बोलते हैं, इस एज कीलक के क्षेत्र के केंद्र के बीच की दूरी, edge of the plate, the distance between the center of rivet hole, the nearest edge of the plate। तो इसको बोल रहा है कि इसके बीच जो की दूरी को क्या बोलते हैं, तो इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पूछ रहा है कि बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। तो बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बताना है, एज डिस्टेंस बोलते हैं। और यहाँ पर लेकिन एज डिस्टेंस नहीं दिया है, तो हम क्या यहाँ पे सही करेंगे, इसको मार्जिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिन भी बोलते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। पिच किसको बोलते हैं, दो रिवेटों के बीच की जो दूरी होती है, किसमें, बल की दिशा में, जो ये इस पे बल की दिशा क्या होती है, ऐसी है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो इसी की डायरेक्शन में अगर ये डिस्टेंस ली जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, पिच बोला जाएगा। अगर वही फोर्स के डायरेक्शन में लंबवत डिस्टेंस मिली जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लग रहा है और इसके लंबवत लिया जा रहा है, परपेंडिकुलर लिया जा रहा है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, गेज डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेज डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। अगर एज डिस्टेंस होता तो एज डिस्टेंस, वही यहाँ पर बात बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बोला रिवेट का मान निम्न में के बराबर होता है। यहाँ सीधा से रिवेट वैल्यू पूछ रहा था। रिवेट वैल्यू हमको, रिवेट किसमें फेल्योर होता है, तो रिवेट फेल्योर किसमें होता है, तो रिवेट फेल्योर S एंड B यानी सीयरिंग और बियरिंग में होता है। या फिर वो कट जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, ऊपर से उसका सैंक का क्या होगा, सैंक पतला हो जाएगा, ऊपर से दबाव की वजह से और निकल जाएगा, फेल्योर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, रिवेट वैल्यू क्या होगा, सीयर या फिर बियरिंग, सीयरिंग स्ट्रेस या बियरिंग स्ट्रेस में जो वैल्यू कम हो गई वही क्या कहलाएगा, रिवेट वैल्यू कहलाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट, रिवेट की अपरूपर समर्थ, मतलब सीयरिंग स्ट्रेस
या फिर बियरिंग स्ट्रेस, या फिर बोल रहा है ए तथा बी में जो भी न्यूनतम हो, ए तथा बी में जो अधिकतम हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो शियरिंग और बियरिंग में जो कम होता है वही क्या कहलाएगा, रिवेट वैल्यू कहलाएगा। तो सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। कौन सही आंसर सही होगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर अगर पूछा जाए रिवेट फेल्योर, रिवेट किस में फेल्योर होते हैं, तो रिवेट शियरिंग में फेल्योर होगा या फिर बियरिंग में फेल्योर होगा। इनमें से जो वैल्यू कम होगा, शियर की वैल्यू कम हो या बियर की वैल्यू कम हो, वही क्या कहलाएगा, रिवेट वैल्यू कहलाएगा, या फिर रिवेट की जो क्या कहलाएगा, रिवेट की क्षमता कहलाएगी। अगर यहीं पर पूछा जाए कि ज्वाइंट फेल्योर किस में होता है, ज्वाइंट फेल्योर किस में होता है, तो ज्वाइंट फेल्योर क्या होता है, टियरिंग में होता है, शियरिंग में होता है, बियरिंग में होता है। अर्थात टियरिंग किस में होता है, प्लेट फेल्योर होता है। अगर वो प्लेट फेल्योर किस में होगा, रिवेट ज्वाइंट में। अगर हम प्लेट फेल्योर की बात की जाए तो प्लेट फेल्योर किस में होगा, प्लेट का फेल्योर कैसा होता है, टेंसाइल फेल्योर होता है। प्लेट फेल्योर किस में होगा, टेंसाइल में फेल्योर होगा। रिवेट किस में फेल्योर होगा, शियर और बियर में फेल्योर होगा। अगर ज्वाइंट फेल्योर की बात की जाएगी तो किस में होगा, टेंसाइल फेल्योर होगा, या फिर शियर फेल्योर होगा, या फिर क्या होगा, बियर फेल्योर होगा। तो ज्वाइंट्स किस में फेल्योर होते हैं, 3 कंडीशन होता है। अगर रिवेट के फेल्योर किस में होता है, केवल 2 कंडीशन होता है। अगर वहीं प्लेट फेल्योर की बात की जाए तो प्लेट किस में फेल्योर होता है, एक कंडीशन में क्या होगा, प्लेट किस में, टेंसाइल में फेल्योर होगा। प्लेट किस में फेल्योर होगा, टेंसाइल में होगा। रिवेट किस में फेल्योर होगा, शियर और बियर में होगा। और इन तीनों को इंक्लूड कर देंगे तो क्या कहलाएगा, ज्वाइंट फेल्योर कहलाएगा। अर्थात ज्वाइंट फेल्योर किस में होगा, टियर में होगा, शियर में होगा, या फिर बियर में होगा। टियरिंग शियरिंग बियरिंग बोलते हैं। अगर इनकी परमिसिबल स्ट्रेस की बात की जाए तो टियर के लिए टेंसाइल स्ट्रेस कितना लिया जाता है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता है, 100 न्यूटन पर mm² होता है या मेगा पास्कल। शियर स्ट्रेस कितना होता है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना होता है, 100 न्यूटन पर mm² या 100 मेगा पास्कल होगा। वहीं पर बियरिंग स्ट्रेस कितना होता है, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस कितना होता है, तो 300 न्यूटन पर mm² या फिर 300 मेगा पास्कल होगा यहाँ पे। वहीं अगर हम क्या करते हैं, अगर हमारा फील्ड शॉप में नहीं कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, फील्ड में जब वर्क हो रहा है, फील्ड पावर ड्रिवन किस में कहाँ किया जा रहा है, फील्ड में किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, 90% हम लेते हैं। अर्थात हमारा टियर के लिए कितना हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। वहीं हमारा 270 क्या हो जाएगा, 270 हमारा बियरिंग स्ट्रेस हो जाएगा। कहाँ पर, फील्ड में। जब जो रिवेट को ड्रिवेन किया जा रहा है, रिवेट लगाया जा रहा है, शक्ति चालित तो रिवेट कहाँ लगाया जाएगा, फील्ड में लगाया जा रहा है, तो हमारा क्या मान हो जाता है, 90 270। 90 किसके लिए होगा, टियरिंग टेंसाइल होगा, शियरिंग होगा, और बियरिंग के लिए 270 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, संपीड़ित क्या बोला, संपीड़ित कंप्रेशन की बात करें। संपीड़ित इस्पात टैंकों में प्रयोग की जाने वाली प्लेट की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है, तो प्लेट की न्यूनतम मोटाई 5 mm लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 5 mm लिया जाता है। थिकनेस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाए, प्लेट क्या होगा, 5 mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट शुड नॉट बी लेस देन, जो क्या है, यहाँ पिच की बात की है। पिच का मान किससे कम नहीं होना चाहिए, हम बोल रहे पिच का मान किससे कम नहीं होना चाहिए, तो पिच का मान 2.5D से कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2.5D से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम पिच कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2.5D। डी क्या है, डाया नॉर्मल। यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पर नॉर्मल डाया की बात की जाती है। अगर ये सपोज अगर आपको ऑप्शन में मिलता है 2.DH मतलब डाया ऑफ होल, और मिलता है 2.HD मिलता है, मतलब ये क्या है, ग्रॉस डाया है, ये क्या है, नॉर्मल डाया है, नॉमिनल डाया है। तो हम यहाँ पे सही आंसर इसमें क्या करेंगे, 2.5D करेंगे, 2.5D करेंगे। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वहीं एज डिस्टेंस की बात करें, एज डिस्टेंस की बात की जाए तो वहाँ वो क्या होता है, 1.5D होता है। क्या होता है, 1.5D होता है। अगर यहीं पर मैक्सिमम अगर बात की जाए कि अगर हम पिच मैक्सिमम कितना लेते हैं, तो मैक्सिमम पिच कितना लेते हैं, 16T। यहाँ पर थिकनेस ऑफ क्या है, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट है। यहाँ पर क्या, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट जो हमारा है क्या हो गया, यहाँ पे 16T लेंगे या फिर 300 mm, दोनों में से जो कम होगा वो मान लिया जाए, वो वैल्यू लिया जाएगा। किसके लिए, मैक्सिमम
मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम पिच के लिए। अगर यहीं अगर टेंसाइल की बात की जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, टेंसाइल के लिए क्या होता है 16T और क्या होगा 200 होगा, 16T या फिर 200 में से जो भी कम होगा वो लिया जाएगा। वहीं पर अगर कंप्रेशन की बात की जाएगी, कंप्रेसिव मेंबर है तो 12T लिया जाएगा कंप्रेसिव मेंबर के लिए, या फिर 200 में से जो कम वैल्यू हो वो लिया जाएगा। अगर कंप्रेशन या टेंशन की बात नहीं की गई है तो क्या लेंगे 16T या फिर 300 में से जो इनमें से कम हो वो लेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमसे पूछ ले, क्या पूछ ले हमसे कि हमारा वेल्डिंग करने के लिए रिवेटिंग करने के लिए प्लेट की मिनिमम जो चौड़ाई हो कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर सेंटर से ये 8 डिस्टेंस हम कितना लेते हैं, 8 डिस्टेंस कितना लेंगे तो 1.5D लेंगे। इधर से कितना होगा 1.5D हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3D हो जाएगा। 3D हो गया यहाँ पे। तो हमारा मिनिमम थिकनेस ऑफ मिनिमम विड्थ ऑफ प्लेट कितना हो जाएगा, मिनिमम हमको प्लेट जहाँ रिवेटिंग करनी है उस प्लेट की मिनिमम विड्थ, इस विड्थ का मतलब ये हमारा हुआ क्या हुआ, हमारा यहाँ पे इसकी बात की जा रही है, ये वाली डिस्टेंस। तो ये कितनी होनी चाहिए मिनिमम विड्थ, तो मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए 3D होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 3D होनी चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 25 व्यास तक के रिवेट के सकल एवं अवगृहित व्यास में अंतर होता है। मतलब यहाँ बोला कि नॉमिनल जो डाया होता है और क्या है नॉमिनल डाया और ग्रॉस डाया में कितना का अंतर होता है। तो कितना का अंतर होता है नॉमिनल में 2 या फिर क्या होगा 2 या फिर 1.5 का अंतर होगा। यहाँ पर कितना दिया हुआ 25 लिखा था, तो 25 के लिए कितना हम 25 तक कितना ऐड करते हैं 1.5 ऐड करते हैं 25 तक, और 25 से अधिक होगा तो कितना ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे। तो यहाँ में अब सही आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें कितना का अंतर रहेगा, तो 1.5 का अंतर रहेगा। कितने का अंतर रहेगा 1.5 का अंतर रहेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक जोड़ है, क्या है यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, हाँ अब देखते हैं। यदि एक जोड़ की प्रति पिच लंबाई की क्षमता, यहाँ पर जो प्रति पिच होता है हमारे यहाँ पे प्लेट अगर है, प्लेट में हम साइड से देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं साइड व्यू है, यहाँ पे टॉप व्यू नहीं है, यहाँ पे साइड व्यू है। तो साइड से देखते हैं तो ये वाली जो हमारी डिस्टेंस क्या कहलाती है, पिच कहलाएगी। ये वाले पिच है, एक पिच के बीच की लंबाई क्षमता कितना दिया है 2556 kg दिया हुआ है, ठीक है। प्लेट की प्रति पिच लंबाई की वास्तविक क्षमता प्लेट का दे दिया है, मतलब ठोस प्लेट का जो वास्तविक क्षमता कितना है 4260 kg है। इस पे जो हमारा प्रति पिच हमने जो उसको बनाया है या फिर रिवेटिंग की गई है तब हमारी क्षमता निकाली गई है, तो कितनी है 2556 kg है, ठीक है। तो जोड़ की क्षमता हमसे ज्वाइंट की क्षमता पूछ रहा था, क्या होता है वो जो हमारा कैलकुलेशन में जो हमने उसका रिवेट के जो हमने जोड़ का ज्वाइंट का हमने जो क्षमता पाया है स्ट्रेंथ पाया है वो लिखेंगे। और क्या होता है कैलकुलेटिव क्या हो जाएगा, कैलकुलेटिव स्ट्रेंथ बाई में क्या हो जाएगा सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ हो जाएगा, सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ हो जाएगा यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए 2556 बाई में 260। इसकी अगर हम इसको और क्या करते हैं, इसकी हमारे वैल्यू पूछ रहा है तो इसको हम कैलकुलेशन करने पर हमको कितना मिलता है, तो कैलकुलेशन करने पे लगभग ये 60% के आसपास आता है। कितना आता है 60% के आसपास यहाँ पाएंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो 60% आएगा। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अभी हम अगर बोला जाए, क्या बोला जाए कि अगर कोई प्लेट है, क्या है, अगर कोई ज्वाइंट है, टेंशन फेलियर हो रहा है तो उस समय क्षमता के लिए, एफिशिएंसी के लिए आप सूत्र बताइए। तो सूत्र क्या होगा P - D बाई में P हो जाएगा। P क्या वहाँ क्या है, P हम वहाँ पे हमारा पिच है, D हमारा डाया है, डाया ऑफ क्या है, डाया ऑफ होल है या फिर ग्रॉस डाया बोलिए। यहाँ पे P क्या है, पिच है यहाँ पे। तो कब ये कंडीशन में होगा, केवल टेंसाइल फेल्योर के कंडीशन में होगा, जब हमारा रिवेट जॉइंट टेंसाइल फेल्योर हो रहा तब के लिए यह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पूछा अनविन फार्मूला के बारे में, यहाँ पूछा हुआ है अनविन फार्मूला एक्चुअल में मतलब सही वैल्यू क्या होता है। यहाँ पर जगह जगह पर हमको अलग अलग मिलता है। तो बाई में क्या होता है, टी होता है। ये किस में है, एमएम में है। टी किस में है, एमएम में है। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल फार्मूला है। या फिर कहीं कहीं हमको क्या मिलता है, 6.01 अंडर रूट टी भी हमको मिलता है। ये दोनों क्या है, अनविन फार्मूला है। ठीक है, और दोनों डी और टी की वैल्यू किस में है, एमएम में है। एक और हमको फार्मूला मिलता है, हम कैलकुलेशन करते हैं तो 1.91 अंडर रूट टी, जहाँ टी क्या होता है, ये डी एमएम में होता है और टी हमारा सेंटीमीटर में होता है। टी किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। जब टी की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो वहाँ पर क्या होता है, 1.91 अंडर रूट टी सेंटीमीटर। या फिर यहाँ पर इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख लेते हैं अप्रॉक्स में। देखते हैं क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है कि अनविन फार्मूला में डी और टी की इकाई होती है। डी और टी की इकाई क्या होती है, मिलीमीटर होती है। क्या होती है, मिलीमीटर होती है। अगर हम क्या करें, अगर यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे अगर हम टी की वैल्यू को सेंटीमीटर में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट टी, इतना 2 अंडर रूट टी आ जाएगा 2। या फिर क्या हो, हम इसको 2 की जगह पर और क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे 1.91 अंडर रूट टी। यहाँ पर टी क्या होता है हमारा, टी हमारा किस में होता है, तो टी हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर में होता है। किस में होता है, सेंटीमीटर में। टी किस में आएगा, सेंटीमीटर में होगा। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हमारा मिलीमीटर हो जाएगा। डी और टी में जो हमारा फार्मूला होता है, अनविन फार्मूला, उसमें डी और टी की जो वैल्यू दिया होता है किस में होता है, एमएम में होता है। दोनों एमएम में होता है। क्षेत्र रिवेट यानी फील्ड रिवेट के मुकाबले सॉफ्ट रिवेट, एक रिवेटिंग की कहाँ की जा रही है, सॉफ्ट में की जा रही है, दूसरा कहाँ की जा रही है, फील्ड में की जा रही है। तो फील्ड में हम नॉर्मल से जानते हैं सुविधाएँ उतनी नहीं होंगी, जो भी हम चीज़ों को उतनी अच्छे से तरीके से नहीं कर सकते हैं किसकी तुलना में, हम सॉफ्ट की तुलना में। इसीलिए जो हम क्षमता लेते हैं, हम जो स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस जो हमारा क्या होता है, टीयरिंग और जो बियरिंग में होता है वो क्या लेते हैं हम, इसका फील्ड में अगर कर रहे हैं तो कितना लेते हैं, सॉफ्ट में जो किए उस कंडीशन का हम कितना यहाँ पर 90% लेते हैं, यानी 10% कम कर देते हैं। सीयरिंग और टेंसाइल और सीयर स्ट्रेस कितना लेते हैं, सॉफ्ट में अगर कर रहे हैं तो 100 लेते हैं, और वहीं अगर हम फील्ड में कर रहे हैं तो टेंसाइल और सीयर स्ट्रेस कितना लेते हैं, 90 लेते हैं। और वहीं बियरिंग स्ट्रेस कितना हो जाता है हमारा, यहाँ पर सॉफ्ट के कंडीशन में 300 लेते हैं, और फील्ड के कंडीशन में कितना लेते हैं, 270 लेते हैं। कितना लेते हैं, 270 लेते हैं। तो यहाँ बस क्या हो जाएगा, अर्थात हमारा सॉफ्ट रिवेट की तुलना में क्या होता है, सॉफ्ट रिवेट की तुलना में क्या होगा, कमज़ोर होगा। क्या होगा, सॉफ्ट रिवेट की तुलना में ये कंपेयर्ड अ फील्ड रिवेट दिस सॉफ्ट रिवेट। यहाँ पे द रिवेट के मुकाबले सॉफ्ट, यहाँ पूछ रहे सॉफ्ट रिवेट क्या होगा, तो सॉफ्ट रिवेट मजबूत होगा। पूछता कि सॉफ्ट रिवेट की तुलना में मुकाबले में क्षेत्र रिवेट क्या होगा, तो क्षेत्र रिवेट कमज़ोर होगा। यहाँ पूछ रहा सॉफ्ट रिवेट होता है, तो सॉफ्ट रिवेट क्या होगा, क्षेत्र रिवेट की तुलना में मजबूत होगा। सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी मोटाई की प्लेट के मामले में किसी भी 2 निकटस्थ रिवेट की अधिकतम पिच निम्नलिखित तक होती है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन बोल रहा है कि टी मोटाई की प्लेट है के मामले में किसी भी 2 निकटस्थ रिवेट की अधिकतम, हम मैक्सिमम, हम सीधा से बोले तो मैक्सिमम हमसे पिच पूछ रहा है। मैक्सिमम पिच हमसे यहाँ पर मिनिमम पिच क्या होता है, मिनिमम पिच 2.5 डी होता है। कितना होता है, मिनिमम पिच 2.5 डी होता है। डी यहाँ पे क्या होता है, नॉमिनल डाया होता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम पिच कितना लेते हैं, तो 32 टी कितना लेते हैं, 32 टी या फिर 300 mm, इन दोनों में से जो मान कम हो वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम पिच होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा, 32 टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर सही आंसर हमारा यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिवेट का सकल व्यास कितना है, एक रिवेट का सकल व्यास कितना दिया हुआ है, 23.5 दिया हुआ है। एक रिवेट का सकल व्यास 23.5 है। कितना है, 23.5 है। पूछ रहे कार्यकारी प्रतिबल क्या है, कार्यकारी प्रतिबल कितना है, जो इस पर प्रतिबल कार्य कर रहा है वो कितना है, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम मेगा पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगा पास्कल।
लेते हुए डबल शियर, यहाँ पे क्या है डबल शियर हो रहा है, इस कंडीशन में स्ट्रेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे डबल शियर हो रहा है, इस कंडीशन में हमें क्या बताना है, शियर में इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। तो इस कंडीशन में हमें स्ट्रेंथ बताना है। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होगा आप बताइए। हमको यहाँ पहले क्या होगा, हमको शियर का फार्मूला बताना होगा। तो शियर में हम फार्मूला क्या लेते हैं, शियर में पहले बताना है आपको कि कौन सा फेल्योर होता है। शियर में कौन फेल्योर होता है, प्लेट फेल्योर होता है या फिर रिवेट फेल्योर होता है। तो शियर में क्या होगा, रिवेट फेल्योर होगा। शियर में कौन फेल्योर होता है, रिवेट फेल्योर होता है। रिवेट और किस में फेल्योर होता है, रिवेट और बियरिंग में फेल्योर होता है। किस में फेल्योर होता है, बियरिंग में फेल्योर होता है। रिवेट किस में फेल्योर होगा और बियरिंग में फेल्योर होगा। अगर प्लेट फेल्योर की बात की जाए तो प्लेट किस में फेल्योर होगा, तो प्लेट हमारा किस में फेल्योर होता है, प्लेट हमारा टेंशन में फेल्योर होता है। रिवेट किस में फेल्योर होता है, तो शियर में फेल्योर होता है और बियरिंग में फेल्योर होता है। किस में होता है, शियरिंग में और बियरिंग में। अब हम यहाँ फार्मूला देखते हैं, फार्मूला कि डबल शियर हो रहा है, इसकी स्ट्रेंथ बताना है। तो डबल शियर हो रहा है, तो शियर में कौन फेल्योर होता है, शियर में हमारा रिवेट फेल्योर होता है। तो रिवेट का हम डाया लेंगे, डी π/4d² क्या होगा, π/4d² इंटू एफ एस, यानी शियर में इसका स्ट्रेस हम लेंगे जो हमारा दिया हुआ कितना 100 दिया हुआ, π/4d² एफ एस। यहाँ पे एफ़ की वैल्यू कितना दिया है, 100 दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या बोला है, डबल शियर हो रहा है, यानी जो एन होता है एन की वैल्यू कितनी लेंगे, 2 लेंगे। एन की वैल्यू 2 हो जाएगा, डी की वैल्यू कितना होगा 23, कितना लेंगे, सकल व्यास दिया हुआ है ना, ग्रॉस डायमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 23.5 लेंगे। और f कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। हम इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू हम रखते हैं, तो वैल्यू कितना हम रखेंगे, 2 × π/4d², d² की वैल्यू 23.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 8673.0.8 किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। किस में आएगा, ये न्यूटन में आएगा। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या मिल जाएगा, 86 किस में मिल रहा है, किलो न्यूटन में। यहाँ पर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 86.73 आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सी सही आंसर होगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं फिर से दोबारा। प्लेट किस में फेल्योर होता है, प्लेट हमारा टेंसाइल फेल्योर होता है। किस में प्लेट फेल्योर होगा, टेंसाइल में फेल्योर होगा। और जब टेंसाइल फेल्योर होगा तो उस समय हम क्या करते हैं, पी जो हमारा P - D × T और क्या होता है FT होता है। यहाँ टेंसाइल स्ट्रेस है। P क्या है यहाँ पे, पीछे। D क्या है यहाँ पे, ग्रॉस डाया है। क्या है, ग्रॉस डाया है। अब रिवेट किस में फेल्योर होता है, रिवेट हमारे 2 कंडीशन होते हैं, शियर में होगा और किस में होगा, बियर में फेल्योर होगा। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, N π/4d² इंटू T नहीं एफ एस, यानी शियर। एफ एस का मतलब यहाँ पर शियर है, N π/4d² एफ एस। और बियर की बात की जाए तो D × T मल्टीप्लाई एफ बी, मतलब बियरिंग स्ट्रेस। यहाँ पे टी की वैल्यू, यहाँ पे टी लेते हैं थिकनेस ऑफ प्लेट, या फिर जो हम कवर प्लेट यूज़ कर रहे हैं वो अगर लेते हैं, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम आती है वो लेते हैं। तो अगर कवर, यहाँ पर थोड़ा सा फिर देखते हैं बियर के लिए क्या होता है, बियरिंग स्ट्रेस क्या, बियर स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। तो बियर स्ट्रेंथ के लिए क्या हो जाएगा, D × T मल्टीप्लाई एफ बी, यानी बियरिंग। और या फिर क्या हो सकता है 2T1, यहाँ 2T1 क्या है, कवर प्लेट है। क्या है, कवर प्लेट इंटू एफ बी। तो इन दोनों में जिसकी वैल्यू कम आएगी वो क्या होगा, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट होगा। या फिर रिवेट हो सकता है, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, सॉरी रिवेट नहीं, यहाँ पे जो बियरिंग स्ट्रेस जो आएगा वो हमारा है। तो 2T यहाँ पे क्या लेते हैं, प्लेट का, कवर प्लेट क्या हो गया, या फिर यहाँ T क्या लेते हैं, प्लेट का लेते हैं यहाँ थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेट माप किससे निर्धारित किया जाता है। रिवेट माप किससे हम निर्धारित करते हैं, आपको बताना है।
रिवेट माप, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सैंक बोलते हैं। तो हम सैंक के जो डाया होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल डाया बोलते हैं। अगर वही होल में इसको डालना है तो 1.1.5 mm या 1.5 mm या फिर 2 mm हम ऐड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस डाया बोलते हैं या फिर डाया ऑफ होल बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि हम रिवेट का माप किस से निर्धारित करते हैं, तो सैंक ऑफ डाया से निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, डायामीटर ऑफ सैंक से हम निर्धारित करते हैं, सैंक के व्यास से। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, रिवेट पर बियरिंग में शक्ति चालित क्षेत्र में रिवेट के लिए अधिकतम क्या है, शक्ति चालित क्षेत्र रिवेट है क्या है, पहला तो पावर ड्रिवन है, पावर ड्रिवन है, और क्या है साथ में फील्ड रिवेट है। तो जब पावर की बात अगर यहाँ पर हस्त चालित होता है, हैंड ड्रिवन होता है, तो वहाँ पर कितना हम लेते हैं, 80 250 लेते हैं। कितना लेते हैं, 250 लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये टेंसाइल हो जाएगा, ये टेंसाइल स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस होगा, ये बियर स्ट्रेस होगा। कब हमारा हैंड ड्रिवन की कंडीशन में। अब यहाँ पे हम क्या है, पावर ड्रिवन की बात करें, पावर ड्रिवन में कौन सा होता है, फील्ड में करते हैं, पहले शॉप में हम करते हैं या फील्ड में करते हैं। तो शॉप के लिए हम कितना लेते हैं, 100 300, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और बियर स्ट्रेस। और वही हम फील्ड में कितना लेते हैं, तो उसका 10% कम कर देते हैं, अर्थात कितना लेंगे, इसका 90 इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 न्यूटन पर mm²। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षेत्र में क्या बोल रहा है, शक्ति चालित और क्षेत्र रिवेट में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 270 हो जाएगा। 300 का 90%, 10% कम करेंगे या फिर हम 90% सीधा निकाल लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सीधा यहाँ 270 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 270। हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षीय तनाव, वही अभी हमने जस्ट क्या है, हस्तचालित, यहाँ पे क्या बोला, हस्तचालित रिवेट के लिए। तो हस्तचालित रिवेट के लिए हम कितना परसेंट कम करते हैं, सीधा सा अगर हम इसको परसेंट की बात की जाए, यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको याद करने के लिए हम बता रहे हैं, कितना 20% कम कर दीजिए सीधा, सॉरी हाँ 20% कम कर दीजिए। और जो बियरिंग होता है 20% थोड़ा सा कम करते हैं, अर्थात उसका कितना होता है, 80 लेंगे तो इसका 80% 240 आएगा। और कितना हम लेते हैं, 250 लेते हैं। कितना लेते हैं, बियरिंग 250 लेते हैं, 250 लिया जाता है। तो यहाँ पर अक्षीय तनाव की बात किया हुआ है। अक्षीय तनाव हस्तचालित में, तो हस्तचालित में हैंड में क्या होता है, टीयर, शियर और बियर। तो टीयर वाला कितना होता है, 80 होता है। टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस, तो 80 250। यहाँ पर पूछा क्या हुआ कि अक्षीय तनाव में हस्तचालित रिवेट की अधिकतम अनुमेय प्रतिबल बताना। तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 हमारा कहाँ दिया हुआ, डी हमारा सही आंसर। 40 कौन हो जाएगा हमारा सही आंसर यहाँ पर, अक्षीय तनाव में हस्तचालित रिवेट के लिए बताना है। तो कितना हमारा हो जाएगा, 80 न्यूटन mm²। कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन पर mm²। वहीं अगर हस्तचालित की जगह पर हमसे क्या पूछता है, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, फील्ड में जब रिवेटिंग की जा रही है पावर ड्रिवन, तो उस समय हमारा 90 होता है। यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवेट छिद्र का व्यास क्या है, रिवेट छिद्र का व्यास, रिवेट छिद्र का व्यास रिवेट के व्यास से कितना बड़ा बनाया जाता है। रिवेट छिद्र का व्यास कितना बड़ा बनाया जाता है, तो 2 mm बड़ा बनाया जाता है या फिर 1.5 mm बड़ा बनाया जाता है यहाँ पर। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, केवल 2 mm उपलब्ध है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 रिवेट के बीच की दूरी जो अनुपयुक्त बल की दिशा के लंबवत मापी जाती है। 2 रिवेट के बीच की दूरी बोल रहा है, 2 रिवेट के बीच की दूरी, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, अनुपयुक्त बल, जो इस पर बल लगता है उसकी दिशा के लंबवत, अर्थात ऐसे मापी जा रही है। कैसे मापी जा रही है, ऐसे मापी जा रही है तो कहलाती है। तो ऐसे मापते हैं, इसको क्या कहते हैं, गेज डिस्टेंस बोलते हैं। अगर ऐसे मापते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये हमारा पिच होता है, ये हमारा गेज डिस्टेंस होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, लंबवत मापी गई है तो क्या हो जाएगा, गेज डिस्टेंस हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। सही आंसर हमारा कौन हो जाएगा, सही आंसर हमारा बी, गेज हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, गेज डिस्टेंस या रिवेट डिस्टेंस बोलते हैं उसको।
किसी छिद्र के केंद्र से निकटतम सुगम प्लेट के कट किनारे, न्यूनतम किनारे एवं अंत दूरी निम्नलिखित नहीं होना चाहिए, निम्नलिखित से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सीधी सी बात बोली जाती है कि आप पूछा गया हमसे डिस्टेंस पूछा गया, तो इस ये डिस्टेंस किसी से कम नहीं होनी चाहिए, तो 1.5 डी। डी यहाँ क्या है, नॉमिनल डाया है, तो नॉमिनल डाया एक्चुअल में ये होता है यहाँ पर, लेकिन होल डाया लिखा है, कोई बात नहीं, छिद्र व्यास सब जगह लिखा हुआ है। वन सेकेंड, यहाँ पे हमको दो ऑप्शन मिल रहा है ना, डी में देखिए, और डी और हमारा ए और डी हमारे यहाँ दोनों हम कर दिया है। तो होल का डाया का होता है 1.5 डी, या फिर हमारा बोलक रिवेट का व्यास क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर हमारा डी होना चाहिए। सही आंसर हमारा क्या होना चाहिए, डी। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होना चाहिए। अगर हम जब भी यहाँ पर बातें की जाती है जैसे हम क्या मिनिमम पिच की बात करते हैं तो 2 पॉइंट, तो यहाँ पर हमको याद रखना, तो ग्रॉस डाया नहीं लेके क्या लेते हैं, नॉमिनल डाया लेते हैं। कौन सा डाया लेते हैं, नॉमिनल डाया। तो सही आंसर है हमारे पर डी हो जाएगा। इस दोनों यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या लेते हैं, 1.5 डी लें, या फिर हम 3 डी लें, या फिर 2.5 डी लें। ये किस, यहाँ पर डी क्या होता है, डाया ऑफ एक्चुअल डाया होता है, या फिर नॉमिनल डाया होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 गुणे बोल्ट का व्यास या फिर रिवेट का व्यास। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, आणविक सूत्र के अनुसार एमएम में रिवेट के क्षेत्र का व्यास डी है तथा एमएम में प्लेट के व्यास टी है। तो हम सीधा सा आणविक फार्मूला हमसे पूछ रहा है, तो क्या होता है 6.05 इंटू अंडर रूट टी, या फिर डी इक्वल टू 6.05 अंडर रूट टी, या फिर 6.01 अंडर रूट टी। दोनों फार्मूला था, ये कभी ये नहीं मिस प्रिंटिंग होता है, दोनों हमारा अनविन का फार्मूला है। तो जो भी हमको ऑप्शन में मिले, यहाँ सही आंसर इसके अनुसार क्या हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला डी हमारा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर बी हमारा हो जाएगा। यहीं अगर हमसे पूछ देता कि टी किस में है, टी हमारा सेंटीमीटर में है, किस में, टी हमारा सेंटीमीटर है, तो उस समय हमारा डी और एमएम में है। डी किस में है, एमएम में है, तो क्या हो जाता है 1.91 अंडर रूट टी। टी कहाँ, किस में, सेंटीमीटर में, या फिर 2 अंडर रूट टी, टी किस में, सेंटीमीटर में। हमारा सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस्पात का प्रत्यास्था गुणांक बताना है। तो इस्पात का प्रत्यास्था गुणांक कितना होता है, 200 GPa गीगा पास्कल। कितना होता है, 200 गीगा पास्कल। 1 गीगा पास्कल में कितना होता है, 1 गीगा पास्कल में 10⁹ कितना, 10⁹ 1 गीगा में 10⁹ हम सीधा याद रखिए। तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁹ हमारा 9 हो जाएगा। 200 हम यहाँ थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। 210⁹ किस में आ जाएगा, न्यू पास्कल आ जाएगा। क्या होगा, 1 गीगा पास्कल में 10⁹ पास्कल होगा। कितना होगा, 10⁹ पास्कल। वहीं अगर 1 मेगा में हमसे पूछ ले कितना 1 मेगा में कितना पास्कल होगा, तो 10⁶ मेगा पास्कल होगा। कितना होगा, पास्कल होगा। कंफ्यूज नहीं होगी, सीधा से यहाँ पे 200 हमारा होता है, 200 में गीगा पास्कल होता है। तो गीगा पास्कल को चेंज करेंगे तो 9 का पावर आ जाएगा, किस में आ जाएगा, पास्कल आ गया। कितना आ गया, पास्कल आ गया। अगर हम इसमें से 200 और इसमें से हम 3 जीरो निकाल दें, 3 जीरो निकाल दिया, और कितना बच गया, 10⁶ बच गया, 6 PA बच गया, पास्कल बच गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेगा पास्कल बोलेंगे। एंड 2 × 10⁵, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल किसमें, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, या 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर यहीं अगर इस 2 × 10⁶ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, kg/cm स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको देखना कौन सा आंसर दिया हुआ, तो मेगा पास्कल में दिया हुआ, तो मेगा पास्कल में क्या होता है, 2 × 10⁵ होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदु इस्पात के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपको हो सकता है क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिखा रहा, थोड़ा हम रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे हाउ कि मतलब माइल्ड स्टील के 2 पराभव यील्ड पॉइंट होते हैं। यह एक
तन्य पदार्थ है, डक्टाइल मटेरियल बिल्कुल है, इसमें तन्यता गुण होता है, इसको डक्टाइल खींच सकते हैं। पूछ रहा है विकृति कठोरता होती है, इसमें स्ट्रैंड हार्डनेस दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें इसके बारे में गलत कौन सा बोला गया, सी गलत बोलता है। बोला गया कि लघु प्रतिशत दैर्ध्य वृद्धि होती है, मतलब बोल रहा है कि विफलता कंडीशन में, यहाँ से सीधा हम बोल रहे हैं कि इसमें बोल रहा है कि इसमें होता क्या, 5% की तन्यता जो हम कहते हैं उसमें खींचते हैं, 5% अगर उसमें तनाव किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, विक्षेपण होता है, बहुत ज़्यादा खींच जाता है। लेकिन यहाँ क्या बोल, लघु प्रतिशत दैर्ध्य वृद्धि होती है, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्मॉल परसेंटेज इलोंगेशन होता है। नहीं, इस मतलब कहने का मतलब बहुत ज़्यादा जब खींचा जाएगा तो बहुत ज़्यादा उसमें इलोंगेशन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा खिंचाव, 5% खींचा जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा, सीधा समझिए उसमें रूप में या फिर उसको डिफॉर्मेशन हो जाएगा, सीधा समझिए, ज़्यादा उसमें दिखेगा हमको चीज़ें। 5% पे ही ये बहुत ज़्यादा मतलब विकृत स्थिति में आ जाता है। तो हमारा सही इसमें इस माइल्ड स्टील के बारे में गलत कौन सा कहा गया है, तो गलत हमारा यहाँ पे सी नंबर कहा गया है। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाइजो अनुपात। हम पाइजो अनुपात को थोड़ा सा हिंदी में देखें तो पायसन अनुपात बोलते हैं। पायसन अनुपात क्या होता है, डेल डी, क्या है डेल डी, मतलब डेल डी का मतलब थोड़ा सा डायामीटर में परिवर्तन बाई में डायामीटर में परिवर्तन बाई में लंबाई में परिवर्तन। अगर हम देखें एक छड़ है, ठीक है, ये छड़ है, अगर इसमें हम खींचते हैं, खींचने में कोई लंबाई में वृद्धि होगी या खींचेंगे तो लंबाई में वृद्धि होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, डेलल बोलेंगे। और इसकी जो हमारा पार्श्व ये होगा, जब क्या होगा, ये जो डायामीटर होगा, ये वाला जो डाया होगा, डाया में कुछ कमी होगी तो उसी कमी को क्या बोलते हैं, डेल डी बोलते हैं। डायामीटर में जो कमी है, ये माइनस में आता है, ये प्लस में आता है, लेकिन हमको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इसकी वैल्यू को, इसी अनुपात को क्या बोलते हैं हम, डेल डी बाई डेल एल को हम क्या बोलते हैं, पायसन निष्पत्ति बोलते हैं, पायसन अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायसन अनुपात बोलते हैं। अब यहाँ पूछा है कि पायसन अनुपात का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो पायसन अनुपात का मान 0 से 50% तक हो सकता है। कितना से, 0 से 50%। 50% को क्या बोल सकते हैं, 0.5 बोल सकते हैं यहाँ पे 0, यानी इसके बीच में जो पायसन अनुपात को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। पायसन अनुपात को किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी वैल्यू कहाँ से होती है, 0 से कहाँ तक होती है, 0 से 0.5 तक होती है। कहाँ से तक होती है, इसके बीच में वैरी करता है, 0 से 0.5 तक होता है। कितना होता है, तो सही आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा पे सी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि सबसे मिनिमम किसका होता है, 0 किसका होता है, कॉर्क होता है, अर्थात उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, कॉर्क का होता है। वहीं 0.2 किसका होता है, सीमेंट का होता है। अगर वही हम ऐसे मेटल की बात की जाए जिसमें इलास्टिसिटी होती है तो उसका कितना होता है, उसका होता है 0.25 से 0.42 तक होता है। कितना होता है, 0.25 से 0.2 से 0.42 तक होता है। किसके लिए, इलास्टिक मेटल के लिए। और वहीं पर हम माइल्ड स्टील पर अपने आ जाते हैं। माइल्ड स्टील की बात कर ली जाए यहाँ पे, तो माइल्ड स्टील के लिए कितना होता है, 0.286 होता है। कितना होता है, 0.286 किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए। स्टील के लिए अगर बात की जाए तो हमारा 0.25 से 0.33 तक हो जाएगा। अगर हम परसेंटेज में माइल्ड स्टील की बात की जाएगी तो 28 से 29% होता है। 28 से 29% किसके लिए होगा, माइल्ड स्टील के लिए होगा। और वहीं हमारा 25 से 33% किसके लिए होगा, हमारा स्टील के लिए होगा। केवल स्टील की बात की जाए तो 25 से 33% होगा। वहीं अगर हमारा केवल किसकी बात की जाए, माइल्ड स्टील की बात की जाए तो 28 से 29% होगा। कितना होगा, 28 से 29%। सीमेंट के लिए कितना होगा, 10 से 20% होगा। कॉर्क के लिए कितना होगा, 0% होगा। हम अगर परसेंट हम बोल रहे हैं तो इस चीज़ से कन्फ्यूजन नहीं होता, क्योंकि आपको कहीं परसेंटेज में लिखा नहीं मिलेगा। तो परसेंट हम याद करने के लिए इजी रहेगा, इसलिए 10% को कितना बोलेंगे, 1.1 बोलेंगे। 20% को कितना बोलेंगे, 0.12 बोलेंगे। इसी प्रकार हमको याद करने के लिए इसमें हमने बोल दिया। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। पॉइजन रेशियो या फिर पायसन निष्पत्ति का अनुपात, पायसन निष्पत्ति का मान कितना होता है, तो 0.50 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिवेट छिद्र का व्यास के अपगृहित व्यास बड़ा होना चाहिए।
कितना बड़ा होना चाहिए पूछ रहा है, ये बता लगभग तो 1.5 से हम यहाँ बार बार क्वेश्चन पढ़ते आए हुए हैं, इससे बार बार क्वेश्चन से आते हैं, ये मैं इसका एक तरह से बोले तो मेन है, इस चीज़ को याद रखना है। 25 तक कितना बढ़ाते हैं, 25 तक 1.5 बढ़ाते हैं, 25 से जब अधिक होगा तो कितना बढ़ाएंगे, 2 mm बढ़ाएंगे। सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। 27 mm की अभिगृहित व्यास वाली रिवेट के लिए रिवेट का सकल व्यास कितना होगा, तो इसके 27 है तो 27 में हम 25 रहता था तो उसमें 1.5 mm ऐड करते हैं। यहाँ पे कितना 27 25 से अधिक है, इसमें कितना ऐड करेंगे, 2 mm ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 mm हो जाएगा। सही आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति चालित सॉफ्ट रिवेट, शक्ति चालित है, पावर है उसका क्या सॉफ्ट है, पावर और सॉफ्ट रहेगा तो रिवेट के अपरूपर अधिकतम अनुमत मतलब अनुज्ञेय प्रतिबल बताइए। हमारे यहाँ पे शियर बताना है तो शियरिंग और टेंसाइल के लिए क्या होता है, 100 होता है, वहीं बियरिंग के लिए कितना होता है, 300 होता है। यहाँ पे क्या पूछा है, शियरिंग पूछा है, 100 हो जाएगा। हमारा सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर होगा। कोई कौन सा सही आंसर हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।